हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। ये जो कंपनी है, ये जो बैंक है या ये जो शेयर है, इसके बारे में हम आज कंप्लीटली जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले देखो, बैंक का इंट्रोडक्शन देना कोई अलग चीज़ नहीं है कि बैंक करती क्या है, क्या उसमें होता है। सबको ये चीज़ पता है, हर एक इंसान को पता है कि बैंक का काम क्या है। लेकिन ये बैंक कौन से सेक्टर में आती है या किस कैटेगरी में आती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट बैंक बोलने के बाद जस्ट बैंक सभी एक जैसी नहीं होती है। तो कुछ बैंक अलग अलग रीज़न से भी होती है। जैसे कि कुछ बैंक गवर्नमेंट बैंक होती है, कुछ प्राइवेट बैंक होती है, कुछ सिर्फ होम लोन देने वाली बैंक्स भी होती है, या सिर्फ बैंकों को लोन देने वाली भी बैंक होती है, बैंकों की बैंक जिसे कहा जाता है। ठीक है, और कुछ जस्ट गवर्नमेंट कंपनीज को लोन देने वाली बैंक्स होती है। तो ये जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, ये गवर्नमेंट की बैंक है, गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे ये कंपनी किन किन चीज़ों में या किन लोगों के लिए है। तो देखो, ये ऑलरेडी ये यहाँ पर वही सेम चीज़ें करती है जैसे हमारी अदर बैंक होती है। ठीक है, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी वही काम है। और फिलहाल ये जो लोन वगैरह देती है, होम लोन के रेट, कार लोन के रेट यहाँ पर, और ज्वेलरी के जो आप गोल्ड गिरवी रख के आपको जो बैज लगता है वो यहाँ पर बताया, जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सही और अच्छा भी लग रहा है। और फिलहाल यहाँ पर इसके बारे में बाकी और भी चीज़ें बताई हुई है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का अभी हम फंडामेंटल देखेंगे, और फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की बैंक है, कुछ कमाती है या नहीं ये भी हमको पता होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम आते हैं स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक 55 रुपये का शेयर है। ये 1 नवंबर का प्राइस है। और यहाँ पर देखेंगे तो 38 रुपीज़ का इसका लो रह चुका है पूरे एक साल का, और हाई रहा है 83 का। ठीक है, 83 84 के आसपास। और ये जो कंपनी है लगभग 1,03,000 करोड़ की कंपनी है। और इसका अगर पी देखा जाए तो 35 का पी आ रहा है, बुक वैल्यू 14 का आ रहा है, आरओसी 5.5 का है, और आरओई लगभग 10 का है, फेस वैल्यू 10 का है, डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये जो कंपनी है, यहाँ पर मुझे इसमें इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी, ऑलरेडी देखो गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से या गवर्नमेंट बैंक होने की वजह से मार्केट कैपिटल भी अच्छा है। और यहाँ पर मैं बता दूँ तो देखो, ये नेशनलाइज जो 14 मेजर बैंक्स है उसके अंदर ये कंपनी का भी या ये बैंक का भी नाम आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं तो ये एक साल के अंदर का यहाँ पर हमको नज़र आएगा। ये जो स्टॉक है यहाँ पर एक साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसने एक साल के अंदर, या अगर देखा जाए तो जस्ट ये नवंबर से देख लो, नवंबर से लेके इसने फरवरी तक यानी 2-3 महीने के अंदर इसने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिए थे। वहाँ से फिर स्टॉक थोड़ा करेक्शन होते हुए हमको नज़र आया। अभी फ़िलहाल जो लो भी मारे हैं तो ये रिसेंटली मारा हुआ है लो। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में ये स्टॉक ने देखो 20 रुपये 21 रुपये से ये स्टॉक स्टार्ट हुआ था, वहाँ से फिर 16 रुपये तक गया था, उससे भी नीचे ये गया था, 15 के आसपास भी गया था। और वहाँ से फिर ये स्टॉक ने देखो काफ़ी बेहतर रिटर्न दिए थे। यानी अगर 15-16 पे कोई लेता है और 80 तक इसका भाव चला जाता है, तो इसका मतलब देख लो कि ये आराम से आपके पैसे 4-5 गुना बना देता है। और अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में भी ये स्टॉक ने देखो 10 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, 6-7 रुपये तक भी आया था 2020 में। और 2020 से जिसने होल्ड किया उसका पैसा देखो 5 साल के अंदर 10 गुना इसने बना दिए है। ठीक है,
तो ये चीज़ होती है मार्केट के अंदर। अगर आपके पास क्वांटिटीज़ अच्छी हो और स्टॉक इसी तरीके के और अच्छे हो स्टॉक, और ये अच्छा और बुरा ये सारी चीज़ें हम इसके फाइनेंशियल से जानेंगे, फंडामेंटल्स से और इसके बैलेंस शीट से, ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखते तो देखो वो 10 साल में इसने काफ़ी लोगों का नुकसान भी करा है। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम कहेंगे कि यार अगर हम 6-7 रुपये पे लेते तो अच्छा होता, लेकिन अगर किसी ने 10 साल पहले इसको 50-60 रुपये का था तब लिया होता, तो आज अगर वो 2020 में देखता, ठीक है, यानी उसने 2014 में खरीद के 6 साल बाद उसको काफ़ी नुकसान ये स्टॉक ने दिए होते। लेकिन जिसने पेशेंस रखा होता उनका नुकसान रिकवर होता, लेकिन कोई खास रिटर्न नहीं मिल पाते, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो भाव था या जो प्राइस था वहाँ से तो स्टॉक काफ़ी गिर गया था इस वजह से। और मैक्स की बात करते हैं तो मैक्स में ये जो स्टॉक है 2005 से भी बात करेंगे तो 2005 में ये 70 रुपये का हुआ करता था। वहाँ से ये स्टॉक ने देखो ये लगभग ये 200 के आसपास था, ये स्टॉक आया था। यहाँ पर देखेंगे 200, अगर यहाँ पर प्राइस रुकता है तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 202 का यहाँ पर प्राइस मैंने दिखा दिया 2008 में। वहाँ से ये जो स्टॉक गिरा, ठीक है, तो वहाँ से 202 से यहाँ पर ये गिरा, ये 43 तक आया, और फिर वहाँ से 43 से बढ़ा तो यहाँ पर ये फिर से 172 आया। तो इसने अप एंड डाउन काफ़ी लोगों को दिखाया है, इन्वेस्टर को काफ़ी, कभी नुकसान दिया है तो कभी प्रॉफिट भी दिया है इसने। लेकिन ये स्टॉक को देखा जाए तो मैंने इसको लॉन्ग के लिए लिया है, कौन से भाव पे लिया है ये और कौन से टाइमिंग पे लिया है, इसका टेलीग्राम पे अपडेट तो है। और जो लोग टेलीग्राम से जुड़े उनको अपडेट टाइमली मिल जाता है, तो जुड़े रहो क्योंकि फ्री में नॉलेज देने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल है कि ये कंपनी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें कुछ है, तो जिसके अंदर ये स्टॉक का पॉजिटिव चीज़ सिर्फ इतना ही है कि ये कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इसका 5 साल से। लेकिन अगर देखा जाए इसमें नेगेटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, जैसे इसका बुक वैल्यू है और इसका रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं देती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और पुअर सेल्स ग्रोथ, और यहाँ पर देखें रिटर्न ऑन इक्विटी जो काफ़ी आरओआई कम है इसका, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ 2,14,000 करोड़ की है इस पर, और यहाँ पर कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट बताया जा रहा है तो लोन भी कंपनी पर ज़्यादा है, और यहाँ पर देखेंगे अदर इनकम भी यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंपनी में काफ़ी नेगेटिव है। और पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये टॉप की कंपनी है, टॉप की बैंक है, 7,32,000 करोड़ की। उसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा आती है, फिर पंजाब नेशनल बैंक है, फिर आईओबी है, तो चौथे नंबर की ये बैंक है। उसके बाद फिर कैनरा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक है। ठीक है, तो और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो हमको नज़र आएगा इसका जो रेवेन्यू हमको नज़र आ रहा है 4,200 करोड़ से यहाँ पर 6,800 करोड़ तक इसका रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट और ये सारे एक्सपेंसेस जाने के बाद यहाँ पर कंपनी को नुकसान ही हो रहा है फाइनेंसिंग प्रॉफिट में, लेकिन कंपनी अदर इनकम से भी कुछ कमा लेती है। वहाँ से अगर देखा जाए तो फिर कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट जो है हमको नज़र आएगा, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर 2021 से यहाँ पर कंपनी 376 करोड़ से लेके अभी 777 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम 2013 से लेके अगर हम 2024 तक देखेंगे तो 20,600 करोड़ से लेके कंपनी ने 24,050 करोड़ तक का कंपनी ने सेल्स या रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसके अंदर कंपनी को या बैंक को देखेंगे तो 567 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2013 में, और अभी बैंक को फ़ायदा हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है 2,656 करोड़ का। बीच में के टाइम यहाँ पर देखेंगे तो बैंक ने काफ़ी नुकसान किए थे, जिस वजह से स्टॉक के प्राइजेस भी गिरे थे जी, उसके वजह से काफ़ी इन्वेस्टर को नुकसान भी हुआ। तो हर एक चीज़ का और हर एक लॉस का रीज़न यही होता है कि अगर बैंक खुद लॉस में है तो आपको प्रॉफिट कहाँ से करा के देगी। ठीक है, या कोई भी कंपनी लॉस में है तो इन्वेस्टर का फ़ायदा कहाँ से हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टॉक का अगर CAGR देखेंगे तो 10 साल में इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है, 1% सालाना का लॉस है, लेकिन 5 साल से जो भी इन्वेस्टेड है वो फायदे में है, 3 साल से भी इन्वेस्टेड है तो भी उसको 37% सालाना रिटर्न है, और 1 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उसको 38%। तो फिलहाल तो मैं भी इसके अंदर प्रॉफिट में ही हूँ। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रिजर्व जो है इसका 12,500 करोड़ से यहाँ पर फिलहाल रिजर्व कम होता हुआ नजर आया है 9,040 करोड़। लेकिन बोरोविंग जो है कंपनी की बढ़ती जा रही है, बैंकों पर बोरोविंग होता ही है, लोन होता ही है, और विदाउट लोन तो बैंक चलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से पैसा लेगी तभी कस्टमर को, और जिसको नीड है और जिनको लोन की ज़रूरत है तभी वो लोन देगी और उसी से कमाएगी। ठीक है, तो बैंकों पर लोन होता ही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो मेजॉरिटी शेयर आज भी प्रमोटर के पास है 96%। तो मार्केट में शेयर्स ही कम है। ठीक है, 96% अगर पब्लिक से दूर है, या अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मालिक या जो भी प्रोमोटर्स हैं उनके पास है, तो फिर यहाँ पर ट्रेडिंग होने के लिए ज़्यादा शेयर्स है ही नहीं। और लेंगे और बेचेंगे तो पब्लिक ही लेती है और बेचती है, तो 2 से 2.5%, 2.25% सिर्फ पब्लिक के पास है। ठीक है, और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर में भी अगर कोई है, लेकिन प्रमोटर में यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी हो तो। ठीक है, और बाकी यहाँ पर DIs में कुछ जो भी है उनके नाम है, जिसके अंदर LIC है। ठीक है, LIC भी यहाँ पर थोड़े 2022 तक ही थी, उसके बाद यहाँ पर हमको नहीं यहाँ पर दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, और पब्लिक। ठीक है, तो LIC के थ्रू भी यहाँ पर LIC भी गवर्नमेंट की है, और ये उसके थ्रू भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। तो मेजॉरिटी जो भी है गवर्नमेंट का ही पैसा है, पब्लिक के पास तो काफ़ी कम शेयर है। ठीक है, तो इस पर मुझे लगता है कि देखो बैंक है, और बैंक का अगर आज इसका ये हाल है और ये प्राइस है, तो शायद मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। इस वजह से ये स्टॉक में मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टॉक के बारे में आपको जो भी लगता है आप अपना राय दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मुझे मेरा जो लगा मैंने अपना रिव्यू दे दिया है, और यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन तो मैं देता नहीं हूँ कि इसको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर जस्ट मैंने क्या बाय किया है यहाँ पर मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।